वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रोलाइट से स्टार्ट करेंगे। पीट्स का जो वन शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो डिस्कस करेंगे। हर पीपीटी पे हम ऑलरेडी एक एक अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में या इस वीडियो में जो है वो हम जो 8 या 9 चैप्टर है उसका जस्ट एक ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है पेपर के हवाले से। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, लेकिन वही चीज़ कि इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ चीज़ें मैं स्किप करूँगा, तो अगर आप मतलब पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें आप जो चीज़ें पहले से वीडियो बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है और हमने बात की थी कि जो बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। अब बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। इन सब का लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर ये अपने लेवल में मेंटेन नहीं रहेंगे तो इससे डिफरेंट मसले हो सकते हैं। जैसे कि ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आपको बताई गई है, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम का रेंज आप देख लीजिएगा। सोडियम बॉडी में 135 टू 145 होना चाहिए। इसके अलावा पोटाशियम 3.5 से 5 तक होना चाहिए और यूनिट इंपॉर्टेंट है MEQ पर लीटर, इसी तरह ये भी MEQ पर लीटर। ठीक है, इसके अलावा आप कैल्शियम देखेंगे तो 8.5 से 10.5, और इसका फंक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि इसमें बोन में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में, मसल कंट्रैक्शन में, इन जगहों पे काम करता है। इसी तरह आप क्लोराइड देखोगे तो वो 98 टू 106 होना चाहिए, और ये एसिड बेस बैलेंस में काम करता है और फ्लूइड मेंटेन करता है। ठीक है, इसी तरह बाइकार्बोनेट जो होता है ये एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, ये 20 टू 28 होता है। ये चीज़ है, ये नॉर्मल रेंजेस। अच्छा, इसमें कोई ऐसे कंसेप्ट वाइज चीज़ नहीं है, तो आपने इसके ऊपर रट्टा ही लगाना है। अच्छा, कॉजेस क्या हो सकते हैं इम्बेलेंस के, यानी कि बॉडी में जो पानी का इम्बेलेंस है वो किस वजह से आ सकता है। डायरिया हो गया तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा, वोमिटिंग, फीवर है, या पानी सही से नहीं पी रहा, या कोई रेनल कंडीशन है, या कोई अदर क्रॉनिक बीमारी है, तो उसकी वजह से ये हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, आपको पता है डिहाइड्रेशन और क्या क्या चीज़ें उसमें है, कि किस किस तरीके से हम उसको थेरेपी दे सकते हैं, किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, यह आपको यहाँ पे बताया गया है। इस पीपीटी में बस वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बता दी, तो इसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं, बल्कि आप ये एक एक नज़र देख भी सकते हैं कि जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप देख लें तो तकरीबन सबका निचोड़ एक ही आएगा। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। बाकी आगे जो है वो हम दूसरी पीपीटी पे चलते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन, जो चैप्टर नंबर 13 है। इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे जो है वो इसके कॉजेज बताए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बैक्टीरिया की वजह से, मतलब ज़्यादा वायरस है और कम से कम या कभी कभी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट कॉमन वायरस, कभी कभी ये इन्फेक्शन। ठीक है, यही आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसमें साइन सिम्टम ये आपको बताए गए हैं। ठीक है, और डायग्नोज कैसे पता चलता है, थ्रोट कल्चर करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, लिम्फ नोड स्वेल हो चुके होते हैं, उससे पता चलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स या एसिटोमिनाफिन और इबुप्रोफेन वगैरह दे सकते हैं, जो स्वेलिंग और पेन वगैरह को कम करता है, और फ्लूइड वगैरह हम दे सकते हैं, और गार्गलिंग जो गरारे वगैरह करवाते हैं, इससे पता चलता है, और इससे थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज हो जाती है। इसके अलावा पेरेंजाइटिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि फूड शेयर ना करें, ड्रिंक्स और इसी तरह की चीज़ें जो है वो एक चीज़ में ना खाएं ना पिएं। ठीक है, इस ये जो है, अच्छा, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, सोप यूज़ करें, स्मोकिंग वगैरह ना करें, ये फेरेंजाइटिस। दूसरा आपको बताया गया है अस्थमा। अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें लिखा हुआ है क्रॉनिक डिजीज ऑफ एयरवे, यानी कि एक बहुत लंबी चलने वाली बीमारी है जिसमें वीजिंग होती है, यानी कि जैसे सीटी की जैसे आवाज़ आती है जब बंदा सांस ले रहा होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, चेस्ट टाइटनेस होती है। ठीक है, सीने पे जैसे बोझ होता है, और रात को जो है वो कफिंग, और सुबह के टाइम कफिंग होती है, और इसमें जो है वो एपिसोड्स आते रहते हैं। ठीक है, सांस लेने में मुश्किल होती है। अच्छा, ये कुछ आपको नंबर्स बताए गए हैं कि अमेरिका और इन लोगों में जो है वो ज़्यादा होता है, और बच्चों में ज़्यादा, कम्प्लीटली मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये बच्चों में एडल्ट से ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चों में मोर कॉमन है, और फिर बॉयज़ में कॉमन होता है। ठीक है, और जब अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट्स में
फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, बच्चों में मेल में ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप याद रखें। रिस्क फैक्टर यानी कि जेनेटिक हो सकता है, कभी कोई ऐसी जगह पे जॉब करता है, ठीक है, जहाँ पे ये गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो, और इन्वायरमेंटल गंदे इन्वायरमेंट में कोई रहता है तो उसकी वजह से हो सकता है। अब अच्छा, अब ये सारे आपको वही चीज़ें बताई गई है जिस चीज़ की वजह से अस्थमा हो सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा एक नज़र। अच्छा, और ये जो है वायरल इन्फेक्शन, वैसे ज़्यादातर ये एलर्जिक होते हैं, ठीक है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कोल्ड है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह है, तो उसकी वजह से, या कोई बंदा अक्सर एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसकी वजह से, या कभी वेदर चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, रिस्क फैक्टर फॉर जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक करेक्टर मैंने आपको बताया कि ये बॉडी में जेनेटिकली मौजूद होता है, यानी कभी कभी ये जेनेटिक होता है, और जेनेटिकली एलर्जिक के लिए जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए जो एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है, दिस इज IgE, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, डायग्नोज कैसे करते हैं, वही टेस्ट वगैरह, कफिंग और वो सारी चीज़ें, ये आपको सिम्टम्स बताए गए हैं। PFT एक टेस्ट करते हैं, PFT पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट, ठीक है, इससे पता चलता है CBC IgE लेवल, और चेस्ट एक्सरे से भी पता चलता है। अच्छा, और ये आपको बताया गया है कि जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा एग्रेसिव थेरेपी देते हैं, आगे जो है वो थेरेपी कम करते हैं, मतलब ज़्यादा डोज देते हैं पहले, फिर वो डोज कम करते रहते हैं ताकि बच्चे को कंट्रोल किया जा सके। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये आप इसमें याद रख लीजिएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, उसकी वजह से जो एयरवेज है वो खुलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको बताया गया है ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो है बच्चों में तकरीबन 70% उनके पहले साल में ही होता है, जब वो 1 साल के अंदर अंदर, फिर 50% जो है वो 2 से 3 साल के बीच में होते रहते हैं उनको। अच्छा, अब ये वही कि जो बच्चे वो चुशनी वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और विंटर में ज़्यादा होता है, या कभी बच्चों को क्लेफ्ट लेफ्ट या पैलेट का मसला हो, या डाउन सिंड्रोम हो, तो उन बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है। रिस्क फैक्टर आपको वही बताए गए हैं कि किन किन चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी को छोड़ दें, इसके टाइप्स आपको बताया गया, OM ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट जो अचानक हो जाए, ठीक है, एक्यूट विद इफ्यूजन, ठीक है, जिसमें फ्लूइड वगैरह हो स्पेस में, और क्रॉनिक जो बहुत ज़्यादा टाइम तक चले, अब 3 मंथ्स, ठीक है। आगे चलते हैं ब्रोंकाइटिस पे। ब्रोंकाइटिस में वही इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स बताया गया है, और इसमें जो क्लासिकल सिम्टम है वो क्या है कि रात को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, और स्पेशली रात के वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, ठीक है, और बच्चा जो है वो थका थका सा और इस तरीके से नज़र आ रहा होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके अलावा क्राउड सिंड्रोम को हम दूसरा नाम कहते हैं लेरेंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ये वर्ड आप याद रखें। इसमें लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई तीनों इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए इसको लेरिंगो लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ज़्यादातर ये वायरस की वजह से होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, एडिनो वायरस या RSV वगैरह भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, तो यही इंस्पेक्शन वगैरह बताया गया है, एंड निमोनिया का बताया गया है। निमोनिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, और ये ज़्यादातर अगर बच्चे की उम्र, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि वायरल निमोनिया हो, यानी कि वायरस की वजह से हो, जिसमें ये आपको वायरस के नाम बताया गया। और अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है निमोनिया का दोबारा बताया गया है, कॉजेज बताए गए हैं, ठीक है, ओके। फिर ये आगे जाके फैलता है, निमोनिया एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, ठीक है, तो लंग्स के अगर एक लोग को वो इफेक्ट करे तो लोबर निमोनिया कहेंगे, ठीक है, और अगर ब्रोंक्यूल्स में एंटर हो जाए तो ब्रोंको निमोनिया कहेंगे। इंटरस्टिशियल निमोनिया अगर वो आसपास के सेल्स को भी जो है वो ख़राब करे, और अल्व्यूरल जो वॉल होते हैं वो ख़राब करे, तो उसको कहते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या हो सकते हैं, फीवर, ओरल इनटेक ख़राब होगा, कुछ नहीं, क्या, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, टेकअपनिया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ट्रीटमेंट में हम वही, अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, अगर वायरल है तो एंटीवायरल देंगे, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, या तो आपको पता है 2 तरीके से हो सकता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट और क्रॉनिक को छोड़ ही दे, बस आगे जाएं, ठीक है। अच्छा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, सारे बैक्टीरिया और वायरसेस आपको बताए गए हैं यहाँ पे। सिम्टम, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन swallowing, फीवर, वो सारी चीज़ें जो कि बहुत ईजी है। एंड आगे आप देखेंगे तो इसके साइंस बताए गए हैं, बेड रेस्ट बताया गया है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, ठीक है। एंड आगे जो है इसमें क्रॉनिक बताया गया है,
इससे आगे चलते हैं। एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप तो ये बात एक याद रखेंगे कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है थ्रू क्रोमोसोम। ऑटोसोमल रिसेप्टर अलग कहानी है, लंबी लंबी कहानी है, वो कभी किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं, लंग्स में ऐसे सिस्ट बन जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। यानी कि फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाते हैं और उसमें पानी वगैरह जमा होता है, फिर बंदे को सांस लेने में मुश्किल होती है और इसके ये सारे साइन सिम्टम उसको आने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, डायग्नोज एक्सरे से पता चलता है, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हेरिडिटी में भी होता है, मैंने आपको बता दिया 90% ज़्यादातर हेरिडिटी होता है, ठीक है। मैनेजमेंट सपोर्टिव केयर देते हैं, पल्मोनरी थेरेपी यानी कि जो साइन सिम्टम होंगे उसको कम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, ये जो है एक ऐसी बीमारी है जो 5 साल से कम या 5 साल या 5 साल से ज़्यादा बच्चों में होता है, ठीक है। और इसमें बच्चे को वही नज़ला और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये है कि एयरवे जो है एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पॉन्स, जैसे कि एलर्जी होती है, ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है और बच्चे को इसी तरह सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। अब ये आपको उसके साइन सिम्टम बताए गए हैं, डायग्नोज का तरीका बताया गया है, ट्रीटमेंट बताई गई है। ट्रीटमेंट में हम ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वही सारी चीज़ें ज़्यादातर यूज़ होती हैं रिस्पायरेटरी में, ठीक है। अच्छा, एंड दैट्स ऑल अबाउट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज मस्कुलोस्केलेटल डिस्फंक्शन। मस्कुलोस्केलेटल में हम मसल और स्केलेटल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें है काइफोसिस। काइफोसिस में आपने ये बात याद रखनी, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, बस यही, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, इसको हम क्या कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं। फिर इसके आपको टाइप्स बताए हैं, फोस्टरल, श्यूरमैन एंड कंजेनाइटल। पोस्चरल जो है वो पोस्चर आप गलत तरीके से उठते बैठते हैं उसकी वजह से। शुरमिन जो है वो ज़्यादातर रिजिड फॉर्म होता है और ये टीनेजर्स में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और कंजेनाइटल जो है वो तो बर्थ मतलब यूट्रस में किसी नॉर्मेलिटी की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रेवलेंस आपको बताया गया है। पोस्टल काइफोसिस वही दोबारा सिम्टम्स क्या होंगे कि वो स्पाइन बाहर की तरफ आएगा, बैक पेन होगा, फटीग मसल, वो सारी चीज़ें हो सकती है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और लंग कैपेसिटी भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोज सिटी स्कैन एमआरआई वगैरह से करते हैं। इसके अलावा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या हो सकती है कि ये जो ब्रेसेस होते हैं, इस तरीके जैकेट्स वगैरह वो पहना देते हैं तो उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, ठीक है। और दर्द के लिए वही एनसाइड्स वगैरह देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एंड कंक्लूजन दूसरा है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में इनवर्ड कर्वेचर है, यानी कि काइफोसिस का बिल्कुल उल्टा है, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड लंबर रीजन पे, आप ये बात याद रखेंगे, लंबर रीजन पे स्पाइनल कॉर्ड अंदर की तरफ आने लगता है, जिसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस, ठीक है। और इसमें भी वही 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं, कॉजेज बताए गए हैं, ठीक है। मेन चीज़ आपने बस वही लॉर्डोसिस का मेन जो मतलब जो पहचान है ना वो आपने याद रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एंड इसके बाद होगा शायद स्केलियोसिस, हाँ यही स्केलियोसिस है। स्केलियोसिस में जो है वो कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। अच्छा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड किसी एक साइड पे जाता है तो या सी शेप बनाता है या इस तरह एस शेप बनाता है, ठीक है। तो इसमें एक कंधा ऊपर एक नीचे होता है, इसको हम कहते हैं स्केलियोसिस। बस यही चीज़ आप इसमें याद रखें। फिर इसके टाइप्स होते हैं, जैसे इन्फेंटाइल, अगर 0 से 3 साल के बच्चे के उम्र में हो, ठीक है, तो उसको हम इन्फेंटाइल कहते हैं। फिर है जुवेनाइल, 4 से 10 साल, और एडोलेसेंट 11 से 18 साल, ठीक है, एज के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, आगे बस इसमें कुछ नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप एक ये टेस्ट याद रख लीजिएगा, जिसको हम कहते एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट, यानी कि आगे हम मरीज को फॉरवर्ड की तरफ बेंड करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसके स्पाइनल कॉर्ड में कौन कौन सा मसला है, क्या क्या बीमारी है, ठीक है। एंड स्केलियोमीटर, ये एक मीटर होता है जिसकी वजह से हम स्केलियोसिस का पता लगाता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ओके, आगे आपको वही डायग्नोज और ट्रीटमेंट वगैरह बताया गया है जो कि हम पहले हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो इस पीपीटी में आप ये 3 चीज़ें, ये 3 डेफिनेशन याद रख लीजिएगा, इन दैट्स ऑल। ओके जी, नेक्स्ट वन इज न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन, और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई चीज़ें आ सकती हैं। न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन के लिए सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन याद रखें। द टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज इज डिफाइंड एज
डिसऑर्डर ऑफ द मोटर यूनिट एंड एक्सक्लूड इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन आ रहे होते हैं ना ब्रेन से, जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे होते हैं, जब वो सही से काम नहीं करते और अपने ब्रेन का इन्फॉर्मेशन किसी खास जगह पे जहाँ पे उसने जाना है वहां तक नहीं पहुंचाते, इस चीज़ को हम न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये नर्व्स और मसल्स का मसला होता है, यानी कि ये चीज़ें इसमें ख़राब हो जाती है और आगे जाके बच्चों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मुख्तलिफ किस्म के मस्कुलर मसले जैसे सेरेब्रल पाल्सी और डिफरेंट चीज़ें। ठीक है, अब इसमें या तो ये मसला ब्रेन में होगा या स्पाइनल कॉर्ड में होगा और आगे जाके मोटर न्यूरॉन में होगा तो स्केलेटल मसल्स और जैसे कि ट्रंक के, आर्म्स और लेग्स के मसल इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि ये जो मतलब मसला है तो ये ज़्यादातर जेनेटिक होता है। ठीक है, कोई जीन डिफेक्ट है या डबल है या कभी मिसिंग होता है तो इसकी वजह से अब ये सारी चीज़ें जो है मतलब माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। और इसमें सबसे पहले जो आपको डिसऑर्डर बताया गया दैट इज़ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जो है वो सीएनएस इंजरी की वजह से होता है कि मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंजरी होता है और इसमें वॉलंटरी मसल स्ट्रेंथ नहीं होती, मतलब मसल बिल्कुल वीक हो जाते हैं, मसल में कोई ताकत नहीं होती और बच्चा बिल्कुल माजूर सा होता है। ठीक है, और ये जो है इसमें बच्चा मूव नहीं कर पाता और ना ही अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन रख पाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। या अच्छा, ये जेनेटिक है, इसमें वही बात के नर्वस सिस्टम का मसला कभी कंजेनिटल होता है, मैटरनल या उसके साथ जो कभी मतलब मसला हो तो उसकी वजह से। ठीक है, बर्थ एस्फिक्सिया, प्रीमेच्योरिटी और बर्थ ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, आगे साइन सिम्टम आपको बताए गए हैं या पढ़ लीजिएगा। मेन जो उसका कंसेप्ट है ना वो उसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भूलनी नहीं है, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तीन तीन या चार एमसीक्यूज तो इससे डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, डायग्नोज कैसे करते हैं वो भी आपको बताया गया, ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी देते हैं, स्पीच थेरेपी और वो सारी चीज़ें। ओके, दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है, ये चीज़ याद रखनी है। मसल स्लोली स्लोली ख़राब होते हैं, पहले सही होते हैं फिर वक्त के साथ साथ वो ख़राब होने लगते हैं, कभी एक हाथ का तो आगे जाके दोनों हाथ, फिर एक पाँव तो फिर दोनों पाँव। ठीक है, इसी तरीके से ये मसल जिसके डिफेक्ट हो जाते हैं ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जीन म्यूटेशन यानी कि वही जीन का मसला, डीएनए का मसला, हेरेडिटी। ठीक है, और आगे जाके डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, साइन सिम्टम आपने पढ़ने हैं, डायग्नोसिस आप देख सकते हो। नॉर्मली पता चलता है जब मसल वीक होते हैं, ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो है वो वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं जो थोड़ा बहुत मसल को वीकनेस और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और स्केलियोसिस वगैरह अगर हो तो उसको डिले करते हैं और इसी तरह हम उसकी मदद कर सर्जरी वगैरह कर सकते हैं लेकिन वो इतना कामयाब नहीं होती। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा गैलियन बेरी सिंड्रोम ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स का माइलिन शीट होता है ना, ये आप देख सकते हैं न्यूरॉन की जो माइलिन शीट होती है ये ख़राब होने लगती है। जब ये ख़राब होती है तो ये फिर कोई सेंसेशन नहीं करती, मतलब वो किसी चीज़ को सेंस फील नहीं करती और ये पाँव से शुरू होकर ऊपर की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, गैलियन बेरी सिंड्रोम वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन की वजह से ये हो सकता है, कभी सर्जरी में न्यूरॉन कट गया, मसला हो गया तो इसकी वजह से। ओके, साइन सिम्टम यही मसल वीकनेस, पेन, नीडल्स, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा आपको बताएं स्पाइना बेफिडा। स्पाइना बेफिडा जो है ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है, मतलब वही पैदाइशी डिसऑर्डर है जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड जिस चीज़ में बंद होता है ना उसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। तो वो न्यूरल ट्यूब सही से बन नहीं पाता और जो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है वो बाहर की तरफ आने लगता है, जिसे ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम स्पाइना बिफिडा कहते हैं। फिर इसके आगे जाके हम टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें आपको लिखा है डेवलपमेंटल डिफेक्ट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये तो हमने पढ़ लिया। फिर इसके टाइप्स है स्पाइना बिफिडा अकल्टा और स्पाइना बिफिडा सिस्टीसा। ठीक है, अकल्टा में जो है लेडन फॉर हेडन, हेडन यानी कि अंदर की तरफ है और थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म है, कोई बड़ा वो बाहर नहीं आ रहा होता और थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है, मेनिंजोसील जो है स्पाइना बिफिडा इस पोस्टीरियर मेनिंजोसील या कोई सिस्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम तो नॉर्मल होते हैं लेकिन उसके बीच में से गैप में से जो है वो जो मेनिंजीज की लेयर होती है वो बाहर की तरफ आती है। इसी तरह माइलो मेनिंजीज है। ठीक है, मेनिंजोसील है, ये आप पढ़ लीजिएगा और इसमें यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
एंड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। आगे देखते हैं। हाँ बस यही है इसमें। ओके ओके। इसके अलावा कॉग्निटिव एंड सेंसरी डिसफंक्शन, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के सेंसरी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट में हम क्या देखते हैं, तीन चीज़ें देखते, नो विजन, ब्लाइंडनेस, या फिर वेरी लो विजन। ठीक है, नज़र है ही नहीं, या फिर अंधा है, या बिल्कुल कम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके कॉजेज आपको ये बताएं, ग्लूकोमा, अल्बिनिज्म, कैटरेक्ट और ऑप्टिक नर्व। ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा में आपको पता है कि अंदर पानी के अंदर जो इंट्रा अक्यूलर प्रेशर होता है आइज के अंदर, वो बढ़ जाता है। आइज बढ़ मतलब पानी का लेवल बढ़ जाता है और प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोमा, सॉरी ग्लूकोमा कहते हैं। दूसरा है अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म में मेलेनिन नहीं प्रोड्यूस होता। ये आपको पता है, मेलेनिन जो है वो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो अगर ये सिर्फ आंखों में है तो अक्यूलर अल्बिनिज्म कहेंगे, और अगर पूरी बॉडी में आइज, हेयर और स्किन में है तो अक्यूलो कोटेनियस अल्बिनिज्म कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जब आइस के अंदर प्रोटीन जमा होने लग जाएं और वो एक आपको अच्छा खासा दाग नजर आएगा, इस चीज़ को हम कैटरेक्ट कहते हैं। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया। ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन से आइस के साथ कनेक्ट होता है, जो कि इंफॉर्मेशन आइस तक लेके जा रहा होता है और आ रहा होता है। ठीक है, अब ये जब प्रेगनेंसी में किसी चीज़ की वजह से सही नहीं बन पाता है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व हाइपोप्लेजिया। अगर ये एक आई में हो तो यूनिलेटरल कहेंगे, और अगर दोनों में हो तो बाईलेटरल कहेंगे। और ये नॉट प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि फैलता नहीं है, एक ही जगह पे है। और नॉट इनहेरिटेड, वो पेरेंट्स से नहीं आता, आगे जाके कभी किसी डैमेज की वजह से होता है। और कैन नॉट बी क्योर्ड, इसका इलाज भी नहीं होता। ठीक है, आप जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट आपको बताया गया है क्या ट्रीटमेंट वगैरह हो सकता है। आगे आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट बताया गया है। आपको पता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब ना सुनना। ठीक है, इसमें आप ये बात याद रखिए, 25 डेसिबल से अगर एक एक कान में भी कम सुन रहे हो ना, 25 डेसिबल एक यूनिट है, बस याद रख लो। इससे अगर कम सुन रहे हैं तो बच्चा हेयरिंग लॉस में। फिर इसकी कैटेगरी माइल्ड में कम सुनेगा, मॉडरेट में थोड़ा सा क्लियरली नहीं सुनेगा, सीवियरली में जो है बहुत लंबी लंबी या लाउड वाइनेस नॉइसेस जो है वो सुनेगा। ठीक है, और प्रोफाउंड में बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। ये आपको वैसी उसके एक्वायर्ड फैक्टर और चीज़ें बताई गई हैं, पढ़ लीजिएगा। सिम्टम्स बताए गए हैं, ट्रीटमेंट बताया गया है, नर्सिंग इंटरवेंशन है। इसके अलावा है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि एक बंदा एक नॉर्मल बंदे से जहनी लेवल पे कम हो, इस चीज़ को हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। और इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि माइल्ड है तो माइल्ड में हम जैसे आईक्यू लेवल देखते हैं ना, तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में 50 to 75% लोगों को ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होती है। ठीक है, 85% लोग, मतलब अच्छा नहीं सॉरी, 50 to 75 उनका आईक्यू लेवल होता है जिसको माइल्ड रिटार्डेशन हो, और ये 85% लोगों में कॉमन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा है मॉडरेट। मॉडरेट में आईक्यू लेवल होता है 30 to 50, और ये 10% लोगों में होता है। ठीक है, इसके अलावा सीवियर में 20 to 35 आईक्यू लेवल होता है, ये 3 से 4% लोगों में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोफाउंड है उसमें 20 आईक्यू लेवल होता है, 20 से कम होता है। ठीक है, और ये 1 to 2% लोगों में होता है, बहुत कम। ठीक है, कॉजेज आपको वही बताए गए हैं। ठीक है, और उसके कॉजेज ये भी है, देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बताया गया थोड़ा बहुत, हमें पता है अबाउट डाउन सिंड्रोम के डाउन सिंड्रोम क्या है। इट इज़ अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, जिसमें 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, और इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। साइन सिम्टम वही देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे जो है वो हाइड्रोसेफेलस है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि वाटर जमा हो जाता है, यानी कि CSF बिल्डअप हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से हेड का जो साइज है वो बढ़ता है। इसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल एलेनिन जो है ये एक अमाइनो एसिड होता है, जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये मतलब एक बीमारी पैदा करता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा है माइक्रोसेफेली। माइक्रोसेफेली में आपके यानी कि बच्चे का जो हेड का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम माइक्रोसेफेली कहते हैं, और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिंपल यही चीज़। ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंशन कैसे करना है, एंड यही आपने देखना है। ओके ओके।
इसके अलावा चैप्टर नंबर 17 सेरेब्रल डिस्फंक्शन, ये तो बहुत ही देखो, मेनिंजाइटिस पहले बताया गया, मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, बस ठीक है। ज्यादातर वायरस की वजह से होता है, कभी कभी ये बैक्टीरियल भी होता है, ठीक है, या ज्यादातर बैक्टीरियस होता है, देख लीजिएगा, खैर ओके। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी को छोड़ दें, आगे चले भाई, आगे चले, आगे इसमें क्या है, दूसरा दूसरा इसमें होगा शायद सीजर्स, हाँ सीजर्स होगा, और सीजर तो खैर बाद में, दूसरा है हाइड्रोसेफेलस। अभी हमने पढ़ लिया पानी जब जमा ज़्यादा हो जाए हेड के अंदर, और अंदर का जो प्रेशर है इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो बढ़ जाए, उस चीज़ को हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस जिसमें सीएसएफ एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगा लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में, और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस जिसमें सीएसएफ एक ही जगह पे रुका हुआ है, ब्लॉक्ड हुआ है, ठीक है। अच्छा, कॉजेज कंजेनिटल हो सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो, ठीक है। और आगे इसके की साइंस बताए गए हैं, सिम्टम्स बताए गए हैं, डायग्नोज बताया गया है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं ये आप देख लें कि डायरेटिक्स वगैरह देते हैं ताकि वो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको लॉस करवाया जाए, ठीक है। शंट शंट लगाते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। अच्छा, ये हम डिटेल से वैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ओके। इसके अलावा है सीजर, सीजर में जो है ये आपको पता है सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, बंदा बेहोश हो जाता है, और आपको पता है कि सीजर में आप कुछ भी नहीं करते, बंदे को बस सेफ साइड पे लेके जाते हैं और कुछ नहीं करते। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स है, जैसे जनरलाइज सीजर, जनरलाइज में ब्रेन के दोनों पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं और पूरी बॉडी में जो है वो सीजर चल रहे होते हैं। इसके अलावा फोकल सीजर ब्रेन में किसी एक पार्ट का हिस्सा हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है, और एक आधे बॉडी में जो है वो सीजर होते हैं। एब्सेंस सीजर्स में थोड़े से 10-15 सेकंड के लिए बंदा बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ठीक है, झटके वगैरह नहीं पड़ते, लेकिन वो 10-15 मिनट या 10-15 सेकंड ऐसे होते जैसे उसको कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। वो वो टाइम उसकी जिंदगी से जैसे गायब हो जाता है, ठीक है, ओके। सीजर्स का ये आपको बताया गया। फेब्राइल सीजर, फेब्राइल सीजर क्या होता है, वो सीजर जो फीवर की वजह से हो उसको हम फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा, वही कॉजेज इसका फीवर ही होगा, और क्या हो सकता है, ठीक है, ओके। आगे जाके इसका मैनेजमेंट बताया गया है। एंड एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो बार बार हो, बार बार जब किसी को सीजर्स हो, इसको हम क्या कहते हैं, एपिलेप्सी। डायग्नोस कैसे करोगे, जब 24 घंटे में 2 या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। अच्छा, ये वही कॉजेज और सिम्टम्स वगैरह और डायग्नोस बताया गया है। एंड आगे जो है, आगे क्यों नहीं जा रहा भाई, आगे जो है इसमें हम क्या देते हैं, एईडीज, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, या फिर सर्जिकल ऑप्शन, अगर ड्रग से काम ना हो तो सर्जरी में जा सकते हैं, ओके। आगे इसमें इंसेफेलाइटिस बताया गया है। इंसेफेलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन है, बस ठीक है, सिंपल, आप यही याद रखें, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल की वजह से बहुत कम होता है, वायरस कॉमन होता है, ठीक है। और कभी कभी ऑटो इम्यून या पैरान्यूप्लास्टिक यानी कि कैंसर भी हो सकता है। अच्छा जी, आगे साइन सिम्टम और डायग्नोसिस, ये चीज़ आपने पढ़नी है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। सो इसके बाद फॉल और हेड इंजरी है, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने वाला है। नेक्स्ट वन इज पीड ऑन्कोलॉजी। पीड ऑन्कोलॉजी में हम सारा का सारा कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, और ये कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज है जो इम्पोर्टेंट है। बेनाइन वो सेल जो स्लोली ग्रो होते हैं, ठीक है, और अपनी जगह पे रहते हैं, उसको हम कहते हैं बेनाइन, ठीक है। इसी तरह ब्लास्ट सेल जो इमेच्योर वाइट ब्लड सेल होते हैं उसको हम ब्लास्ट सेल कहते हैं। क्लीन मार्जिन, जिस चीज़ का या जिस टिश्यू का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा हो कि ये इस जगह पे है, इससे आगे नहीं जा रहा, वो क्लीन मार्जिन। एक्स्ट्रा मेडुलरी, कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ बोन मैरो हो रही है उसको हम एक्स्ट्रा मेडुलरी कहते हैं। हेमेटोपियोसिस, नॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हेमेटो का मतलब ब्लड होता है, पियोसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, लिवर और स्प्लीन का साइज का बढ़ जाना, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना, या हम उसको बंद कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव करते हैं, ठीक है। इंट्राथीकल, विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, कोई भी चीज़ जो स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है विद इन, उसको हम इंट्राथीकल कहते हैं।
इंट्राथीकल। लिकोकोरिया आइज में इसी तरह वाइट पेचेस आते हैं, उसको हम लिकोकोरिया कहते हैं, जैसे कैटरेक्ट होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है, ठीक है। लिम्फेडेनोपैथी यानी कि लिम्फ नोड का बढ़ जाना, स्वेल हो जाना, ठीक है, देयर इज लिम्फेडेनोपैथी। इसके अलावा मेलेग्नेंट एबनॉर्मल सेल डिवीजन, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हो, ठीक है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, यानी कि कैंसर जो बहुत तेज़ी से फैल रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, मेलेग्नेंट। अच्छा, न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल का तादाद कम हो जाना एज न्यूट्रोपिलिया, बस, ओके। प्रोटोकॉल क्या होता है, जो हम एक केयर का सिस्टम बनाते हैं कि इसको इस तरीके से फॉलो अप करवाना है, ट्रीटमेंट देना है, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स का तादाद कम होना इस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। न्यू प्लाज्म, न्यू मास बनना, ट्यूमर बनना इज न्यू प्लाज्म, कोई नई चीज़ का आना न्यू प्लाज्म कहते हैं, मेनली कैंसर के लिए ये वर्ड यूज होता है। अच्छा, कैंसर जो है स्प्रेड कैसे होता है, दो तरीकों से, बाई इन्वेजन, यानी कि सेल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेडली, मतलब उसका कोई लगाम नहीं होता, बहुत जल्दी से तेजी से फैलते हैं, ठीक है। और मेटास्टेसिस में जब कैंसर एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह जाए, दूसरी तीसरी जाए, इसको हम वो कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है। कैंसरस में आपको पता है कि डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो नॉर्मली ग्रोथ करते हैं, डिवाइड होते हैं, और जिसकी वजह से कैंसर होता है। ये आपको वही उसके साइन सिम्टम बताए गए हैं। सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, कैंसर के इलाज बताए गए। ल्यूकीमिया क्या है, ल्यूकीमिया जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, ये चीज़ आप याद रखें, जो बच्चे 15 साल की उम्र से कम होते हैं, ठीक है। और इसमें इमेच्योर वाइट ब्लड सेल बनते हैं और ख़त्म होते हैं, बनते हैं और ख़त्म होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम ल्यूकीमिया कहते हैं। अच्छा, इटोलॉजी वही जेनेटिक और आयनाइजिंग रेडिएशन और केमिकल एक्सपोजर, वो, ठीक है। 40% बच्चों में ये चीज़ होती है, सिंपल, बस यही याद रखें, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, 40% काफ़ी ज़्यादा रेट है। मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल साइन सिम्टम बताए गए हैं, डायग्नोसिस बताए गए हैं, ट्रीटमेंट बताया गया है, नर्सिंग इंटरवेंशन बताए गए। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, नाम से पता चलता है जब ब्रेन में नए मासेस बनते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, और ये ल्यूकीमिया के बाद दूसरा कॉमन कैंसर है जो बच्चों में होता है, ठीक है। और ये अबाउट 35% बच्चों में ये चीज़ होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, फिर इसके कुछ क्लासिफिकेशन है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि 40% जो है वो एस्ट्रोसाइटोमा कहलाता है, यानी कि सेरेब्रम का कैंसर, ठीक है। ब्रेन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं ना, अगर ब्रेन का हो सेरेब्रम का तो उसको हम एस्ट्रोसाइटोमा कहते हैं, ये वर्ड याद रख लीजिएगा। दूसरा 20% आर मेडुलोब्लास्टोमा, ये सेरेब्रम लिखा हुआ है लेकिन ये सेरेब्रम नहीं, ये सेरेबेलम है, ठीक है। और सेरेबेलम का जब कैंसर हो उसको हम कहते हैं मेडुलोब्लास्टोमा, जो कि 20% होता है। 10 to 15% ब्रेन स्टेम का हो तो 10 to 15%, और क्रेनियोफेरेंजियोमा पिट्यूटरी ग्लैंड का हो तो 7 to 10%, और 10% जो है वो एपेंडियोमोमास होता है, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये इसकी क्लासिफिकेशन याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनिफेस्टेशन बताए गए हैं, क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ ली है। डायग्नोसिस, थेराप्यूटिक में सब कैंसर का थेराप्यूटिक मैनेजमेंट एक ही है। इसके अलावा मेलिग्नेंट लिम्फोमा, लिम्फोमा मैंने आपको बताया क्या होते हैं, लिम्फ नोड के स्वेलिंग को कहते हैं, और जब वो कैंसरस में कन्वर्ट हो जाए तो लिम्फ वो कहते हैं मेलिग्नेंट लिम्फोमा कहते हैं। 20% बच्चों में ये चीज़ होती है, बहुत कॉमन है। फिर इसके दो टाइप होते हैं, एक को हम कहते हैं नॉन हॉजकिन, दूसरा होता है हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। वायरसेस, इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, आपको कॉजेज बताए गए हैं, मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम बताए गए हैं, देख लीजिएगा। डायग्नोसिस बताए गए हैं, थेराप्यूटिक वही कीमोथेरेपी, सर्जरी, नर्सिंग मैनेजमेंट। ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है, इसको हम ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा भी कहते हैं, और ये बोन कैंसर को कहते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि जब बोन कैंसर है तो पेल्पेबल मास नज़र आओगा, मूव नहीं कर पाएगा, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। डायग्नोसिस बताए गए हैं, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट वही सेम, ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन भी सेम। इसके अलावा रेब्डोमायोसार्कोमा मेलिग्नेंसी ऑफ मसल और स्ट्रिएटेड टिश्यू, यानी कि मसल्स के कैंसर को हम रेब्डोमायोसार्कोमा कहते हैं। और ये स्पेशली बच्चों में अगर हम बात करें तो बच्चों में ये जो यंग बच्चे होते हैं यानी कि कम उम्र के, ठीक है, हेड और नेक में कॉमन होता है, और अगर थोड़े से ज़्यादा उम्र के होते हैं तो उनमें के हाथों और पाँव एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा होता है, और ट्रंक में यानी कि बैक में ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैनिफेस्टेशन वही
सेम जो चीज़ें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, डायग्नोसिस, सिटी स्कैन। रेटिनोब्लास्टोमा नाम से पता चल रहा है रेटिना का कैंसर होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ रेटिना, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत मतलब बहुत कम होता है, नहीं पाया जाता कॉमनली, ठीक है। अच्छा, कॉजेज और वही सारी चीज़ें जो सेम चलती हुई आ रही है वही होंगी। आगे चलते हैं तो डायग्नोज और थेराप्यूटिक मैनेजमेंट सेम, नर्सिंग इंटरवेंशन भी सेम। इसके अलावा हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का बताया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको सिंपली चीज़ बता देता हूँ। लिम्फोमा का हमने पढ़ा लिम्फ एडेनोपैथी, ठीक है। लिम्फ नोड स्वेलिंग को हम क्या कहते हैं, लिम्फोमा। हॉजकिन जो है ये एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम लिम्फ में कुछ एबनॉर्मल सेल्स देखे, तो उसने अपना नाम दिया उसको हॉजकिन लिम्फोमा, यानी हॉजकिन लिम्फोमा क्या, ये उसी ने पहली दफा इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसको कहते हैं 1832 में, ठीक है। और उसने जो एबनॉर्मल सेल्स देखे थे ना लिम्फ नोड में, उसको उसने क्या नाम दिया था, रीड स्टेनबर्ग सेल्स, ठीक है। अब ये जब हॉजकिन लिम्फोमा, यानी कि ये जो रीड स्टेनबर्ग सेल है, ये लिम्फ नोड से निकल के एक्स्ट्रा जगहों पे जाएं, जैसे स्प्लीन जो कि लिम्फ नोड नहीं है, लिवर लिम्फ नोड नहीं है, बोन मेरो लिम्फ नोड नहीं है, लंग्स लिम्फ नोड नहीं है। यानी कि जो लिम्फ नोड के खतरनाक सेल्स है ये वहां से निकल के बाहर की तरफ आने लग जाएं और बाकी नॉन लिम्फ या नॉन नोडल एरिया को इफेक्ट करने लग जाएं, इस चीज को हम हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके भी टाइप्स है आगे, खैर वो तो छोड़े दी। इसके अलावा आगे चलते हैं और आगे इसका होगा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन जो है वो 60% बच्चों में होता है, यानी कि कॉमन होता है जिसको ये हो, मतलब बच्चों को अगर हॉजकिन या नॉन हॉजकिन हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस नॉन हॉजकिन के होते हैं। और इसमें आप ये चीज़ याद रखेंगे कि या तो बी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट हम पढ़ते हैं, या टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल, तीनों जो है वो कैंसरस बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इस चीज़ को हम नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आगे चलते हैं, ये आपको उसके थोड़े से माइक्रोस्कोपिक डिफरेंशिएशंस बताए गए हैं एंड स्टेजेस है। अच्छा, इसके स्टेजेस याद रख लीजिएगा। स्टेज 1 में कोई एक लिम्फ नोड जो है सिंगल लिम्फ नोड अफेक्टेड होगा। स्टेज 2 में दो दो होंगे और किसी डायफ्राम के किसी एक साइड पे होंगे, या ऊपर या नीचे, ठीक है। स्टेज 3 में जो है वो दो से ज़्यादा हो जाएंगे और डायफ्राम के दोनों साइड ऊपर नीचे हो जाएगा। स्टेज 4 में ये बोन और लीवर और अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उसको भी अफेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके स्टेजेस, अच्छा ये आपको वही साइन सिम्टम डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नर्सिंग कंसंट्रेशन। अच्छा, आगे इसके कुछ ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं जैसे कीमोथेरेपी, पेडियाट्रिक थेरेपी और कुछ ड्रग्स वगैरह बताए गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, एक नज़र खैर आप देख लीजिएगा, जैसे इसमें ट्यूमर और एंटीबायोटिक्स वगैरह बताए गए हैं तो आप देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वन इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में सबसे पहले तो आपको ब्लड के कुछ फंक्शंस बताए गए हैं और ये आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके रेसिपी के मतलब ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये तो हमें पता है। बाद में प्लाज्मा का बताया गया कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आप देख लीजिएगा वरना इतना वो नहीं है, ठीक है। ब्लड के कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि रेड ब्लड सेल और ये क्या क्या इसके नाम होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट, वाइट ब्लड सेल को लीकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा खैर, ओके। फिर ब्लड में होते हैं हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को लेके जाते हैं लंग से बॉडी में और वो थ्रू कैपिलरीज जाते रहते हैं, ये तो पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, और जब ये 5% से कम हो जाए उसको हम कहते हैं एनीमिया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में 5% से कम हो जाए इस चीज़ को हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। बस यही आपने देखना है। इसके अलावा एरिथ्रोपियोसिस बताए गए हैं, यानी रेड ब्लड सेल बनते कैसे हैं, तो उसके लिए एक हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है और बोन मेरो में जाता है, बोन मेरो से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है। ये आपको वही सारा साइकिल उसकी बताई गई है, ठीक है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, रेड ब्लड सेल का साइकिल होता है 120 दिन का, 120 दिन के बाद ये रिसाइकिल होते हैं, ठीक है, और स्प्लीन में जाके ये टूटते हैं। अच्छा, ये आपको उसका वही साइकिल बताया गया है। अब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को एनीमिया किसको कहते हैं, जब ब्लड में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया।
क्योंकि हेमोग्लोबिन में एक पार्ट होता है आयरन का, और जब वो कम हो तो उसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, और ये मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आयरन होता है वो आपको कहाँ कहाँ से बीन्स, लिवर और स्पाइनेच वगैरह से मिलता है, ठीक है। ओके, फिर इसके अलावा आयरन जो है 20% बॉडी में स्टोर होता है और 80% हमारे आरबीसीज में एज अ हेमोग्लोबिन होता है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी के? कि डाइट में हम नहीं ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बॉडी की, या कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, या ब्लड लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, किन किन लोगों को इनका ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। तो फीमेल्स को ज़्यादा होता है, बच्चों को ज़्यादा होता है, वो लोग जो गोश्त वगैरह नहीं खाते उनको ज़्यादा होता है, और फ्रीक्वेंट ब्लड डोनर्स जो बार बार ब्लड देते हैं उनको ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें साइन सिम्टम पे आते हैं तो लैक ऑफ एनर्जी, इरिटेबिलिटी, फास्ट हार्ट बीट, पेल स्किन, वो आपको बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। डायग्नोज थ्रू सीबीसी टेस्ट करते हैं, आयरन स्टडी और पेरिफेरल स्मेयर, कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, उससे ये मतलब पता लगाते हैं। एंड यही बस आपने इसमें यही देखना है। आयरन डिफिशिएंसी में अब हेमोग्लोबिन का लेवल, ये बात याद रखें, जब हेमोग्लोबिन का लेवल 5% से कम हो जाए इसको हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 पे। ओके, इसके अलावा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिक है, माँ बाप से बच्चों में आ रहा होता है, ठीक है। और इसमें जो रेड ब्लड सेल की शेप है एक बन जाती है, मतलब सही नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली उसमें नहीं जाती। इस चीज़ को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ये आप देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये स्टिकी होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जो जगह पे एक जगह पे चिपक जाते हैं और ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं लेके जा पाते हैं, ठीक है। अब इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बस आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कोई मतलब कंप्लीटली इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो माँ बाप से बच्चों में आ रही होती है। ओके, सो इटोलॉजी क्या हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे ये आपको उसके लोकेशंस बताए गए हैं, पैथोफिजियोलॉजी बताई गई है। एंड आगे जाते हैं तो आगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। अच्छा, ये सिम्टम देख लीजिएगा, इसमें जो है वो एनीमिया क्राइस डज नॉट अकर इन इन्फेंट अंडर 6 मंथ्स ऑफ एज, ठीक है, यानी कि छः महीनों से कम बच्चों में ये चीज़ नहीं होती। और साइन सिम्टम वही जॉन्डिस, पेल स्किन, फसीनेस वगैरह। इसकी वजह हैंड फुट सिंड्रोम हो सकता है। हैंड फुट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि ब्लड जाके जगह जगह पे क्लॉट होता है, जिसकी वजह से वो जो ब्लड होता है वो जमा होने लगते हैं एक एक जगह पे, स्पेशली पाँव और हाथों में। इसको हम हैंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस मतलब ये कि किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो, उसको हम वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस कहते हैं। और ये होता सिकल सेल एनीमिया की वजह से, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ब्लड वेसल्स को क्लॉट करवा देता है, तो आगे ब्लड नहीं जा पाता, तो मुश्किल होती है, ठीक है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, जब वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस की वजह से पल्मोनरी क्या कहते हैं वास, क्या लिखा हुआ है, वेस कलेचर, यानी कि जब उस तक लंग्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो इसको हम पल्मोनरी वेस्कुलेचर कहते हैं, और ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट सिम्टम एटेलेक्टेसिस, यानी कि पेन होना लंग्स में, लंग्स का सिकुड़ जाना, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, कोई क्लॉट बनना, फैट एम्बोलिज्म, इन्फेक्शन वगैरह। और साइन सिम्टम्स बताए गए हैं ये वही, ठीक है। ओके, और आगे, हाँ बस एप्लास्टिक क्राइसिस बताए गए। एप्लास्टिक क्राइसिस मतलब जब बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए हेमोग्लोबिन का लेवल, और रेटिकुलोसाइट्स वगैरह जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उसको हम एप्लास्टिक क्राइसिस कहते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया, आई होप सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया यही है कि जब बहुत ज़्यादा एप्लास्टिक एनीमिया में भी, तो फिर तीनों के वो चीज़ें कम हो जाती है ना, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, तीनों कम हो जाते हैं, जो ज़्यादातर पार्वो पार्वो वायरस की वजह से होता है। सो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी। ओके, नेक्स्ट वन इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, मेजर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये कि मतलब ये कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द ग्लोबुलिन चेन एंड वही बात, हेमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी। जब हेमोग्लोबिन होगी तो रेड ब्लड सेल सही नहीं होंगे, और इसकी वजह से
बच्चे का जो ब्लड होगा वो टूटता जाएगा, ख़राब होता जाएगा, इमेच्योर सेल बनेंगे और बच्चे को बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसका टाइप है थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर उसको कहते हैं जो कैरियर होता है, यानी कि जिसमें बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी के जीन्स है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया ट्रेट में थोड़ा बहुत एनीमिया, थोड़ा बहुत मसला उसको हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो है वो थोड़ा उससे ट्रेट से ज़्यादा होता है, ठीक है, एनीमिया वगैरह स्प्लीनोमेगेली हो जाती है। थैलेसीमिया मेजर तो फिर वो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी होती है जो बच्चों को अक्सर होती है। ट्रीटमेंट क्या देंगे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या स्प्लीनेक्टमी भी हो सकती है उसमें। अच्छा, ये आपको उसके असेसमेंट और वो बताए गए हैं, साइन सिम्टम्स बताए गए हैं, इंटरवेंशन क्या करने, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया डिफिशियंसी ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट इन ऑल फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, रेड ब्लड सेल्स की कमी और भी जितने सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड होते हैं उसकी कमी, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो से इसे काम नहीं कर रहा, तो जब वो काम नहीं करेगा तो उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, कॉजेज़ यही आप पढ़ लीजिएगा, बताए गए हैं, डायग्नोज बताया गया है, सीवियर कॉजेज़ दोबारा, ठीक है। ओके, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट क्या होता है कि आप बोन मैरो के फंक्शन को रिस्टोर करें, बोन मैरो को ठीक करवाएं, ठीक है, और उससे वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का जो डिसऑर्डर है ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है या बहुत स्लोली क्लॉट होता है, क्योंकि ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो फैक्टर होते हैं उसको फैक्टर 8 फैक्टर 9 कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो जब उसकी डेफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो उसको हम हीमोफीलिया ए या क्लासिक हीमोफीलिया कहेंगे, और अगर फैक्टर 9 की है तो हीमोफीलिया बी या क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। और इसमें सिंपली आप यही याद रखें, ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। असेसमेंट वही बात कि ब्लीडिंग होगी, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड और जॉइंट ब्लीड वगैरह हो सकते हैं। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, इलाज क्या हो सकता है कि जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ की वजह से ब्लीडिंग हो रही है और जो फैक्टर कम है आप उसको दे दें, बाहर से मिलते हैं दे सकते हैं, ठीक है, उससे ठीक हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोagulation, ये उसका बिल्कुल उल्टा है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स आते हैं और ब्लड को जगह जगह पे क्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ब्लड को जब वो क्लॉट करते हैं तो सारे के सारे प्लेटलेट्स और कोagulative फैक्टर जो होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए कभी कभी इसमें ये भी होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और ब्लड रुकता नहीं है क्योंकि वो प्लेटलेट्स वगैरह सारे यूज़ हो चुके होते हैं। कॉजेज़ बताए गए हैं, सिम्टम्स आपको पता है, ब्रूजिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लड रुकेगा नहीं, यूरिन और स्टूल में ब्लड आएगा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। डायग्नोज ट्रीटमेंट देख लीजिएगा, ओके, एंड सपोर्टिव फंक्शन, एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, ओवरव्यू। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बताएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में लो ब्लड प्लेटलेट काउंट, और जब ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा तो आपको पता है इंजरीज होंगी, ब्लीडिंग होगी और ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ओके, कॉजेज ट्रैप प्लेटलेट्स, जब प्लेटलेट्स स्प्लीन के अंदर ट्रैप्ड हो जाए और बॉडी में नहीं आ रहे हो, बॉडी में काम नहीं कर रहे हो, इस चीज़ को हम ट्रैप्ड प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके, आगे आगे इसमें तो और कुछ नहीं होगा, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हाँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली। इसके अलावा चैप्टर नंबर 20 एंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट इज एंडोक्राइन डिसफंक्शन, जिसमें सबसे पहले आपको कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। कुशिंग सिंड्रोम में आप ये एक चीज़ याद रखेंगे कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना बॉडी में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से जो मसला होता है उसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब ये एंडोजेनस भी हो सकता है, यानी बॉडी में जो नॉर्मली अपना कॉर्टिसोल पैदा हो रहा है या तो वो बढ़ गया, या बाहर से कुछ ऐसे मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं जिसकी वजह से बढ़ गया, उसको हम कहते हैं एक्सोजेनस, ठीक है। अब कॉर्टिसोल ओवर प्रोडक्शन होगी और इन एक्सोजेनस एंडोजेनस कॉजेज हो सकते हैं। साइन सिम्टम वही कि कुशिंग सिंड्रोम में बच्चा या बड़ा जो भी हो, ठीक है, उसका जो ट्रंक होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है और बफेलो हम्प वगैरह आता है, ठीक है। हाथ पांव उसके जो है वो नॉर्मल रहते हैं, स्किन के ऊपर इसे पैचेस वगैरह आने लगते हैं, हाइपरटेंशन, मूड चेंजेस वगैरह हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा असेसमेंट वो सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं और दूसरा डिसऑर्डर जो है वो इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस आपको पता है इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 को कहते हैं, जिसमें हम इंसुलिन देते हैं बाहर से क्योंकि बॉडी में बन नहीं रहा होता,
तो ये इस चीज़ को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट है और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके साइन सिम्टम देख लीजिएगा, पोलीयूरिया, पोलीडेप्सा, पोलीफेजिया। ओके, अच्छा जी, आगे जो है इसका डायबिटीज़ इंसुपेडस। डायबिटीज़ इंसुपेडस जो है बच्चों में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो यूरिन पैदा करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और इसमें क्या होता है कि एडीएच हार्मोन जो होता है वो सही से नहीं बन पाता, क्योंकि एडीएच वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, तो जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी से ज़्यादा निकलेगा, जब बॉडी से ज़्यादा निकलेगा तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह का है, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस यानी न्यूरोजेनिक, जिसमें एडीएच की कमी है, और दूसरा है नेफ्रोजेनिक, जिसमें किडनी एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, यानी एडीएच को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो वो खुद ब खुद अपना काम कर रही होती है और यूरिन ज़्यादा निकाल रही होती है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाँ, बस इसमें कुछ सवाल है, यही दो चीज़ें इसमें है जो आपने देखने। ओके, इसी का पार्ट 2 है हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। इस चीज़ को आप याद रखें, हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म ग्लैंड के मसले हैं। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं T3 T4, जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं और कैल्सिटोनिन कहते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है, और अगर कम रिलीज होते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हार्मोन कम रिलीज होते हैं और इसमें T4 यानी कि जो थायरो वो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कम है, और TSH ज़्यादा है। TSH एक और हार्मोन होता है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई है, वे तो देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें कॉजेज या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकती है जब चीज़ें कम हो जाती है ना, यानी कि जब बॉडी सही से काम नहीं कर रही, हाइपोथायराइडिज्म है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी, बंदा इनएक्टिव रहेगा, सुस्त रहेगा तो वेट बढ़ेगा, नींद ज़्यादा आएगी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। ओके, अच्छा, ब्लड टेस्ट और इसके अपने TSH के लेवल के टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं तो उससे पता चलता है। दूसरा हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म उसको उल्टा कर लो, उसमें चीज़ें बढ़ जाएगी, T3 T4 का लेवल बढ़ जाएगा और TSH कम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है हाइपरथायराइडिज्म, हमने पढ़ा था ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉजेज आपको वही बताए गए हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चीज़ें सब बढ़ जाएंगी, टेकिकार्डिया, ठीक है, टेकैप्निया, इसके अलावा डिस्पनिया, एक्सोप्थेल्मस, आंखों का बाहर आना, ग्वाइटर वगैरह, ठीक है, एंड ग्रोथ डिले वगैरह, ये। ओके, थायराइड क्राइसिस क्या हो सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं ना, उसको हम थायराइड क्राइसिस कहते हैं। हाँ, इसमें इतना ही। ओके, part of this chapter and this unit and this subject is hyperpituitarism and hypopituitarism। और इसके नाम से पता चलता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक मटर के दाने की तरह एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है, बिलो द हाइपोथैलेमस, और ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो बॉडी के तकरीबन तमाम हार्मोन यहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, लेकिन ये खुद भी हाइपोथैलेमस से कंट्रोल है। और इसके दो लोब होते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब, जिससे हमें मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन बॉडी में रिलीज हो रहे होते हैं। अब देख लीजिएगा, ठीक है, 6-7 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। अच्छा, और इसके डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट जगहों पे जगह काम करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो देख ली। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसफंक्शन आ जाए, मसले आ जाएँ, ठीक है, तो इसकी वजह से डिफरेंट मसले हो सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, जब बिल्कुल ही जितने हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो सारे के सारे बंद हो जाए, रिलीज नहीं होते, तो इसको हम पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। नॉर्मली हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है, जब हार्मोन कम होना शुरू हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है, इससे इसको हाइपोपिट्यूटरिज्म कहते हैं। इसमें डिफरेंट हार्मोन होते हैं, जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन वहाँ से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जब ये कम होगा या फिर ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाएगी, या TSH की कमी आ जाएगी, या ACTH की कमी आ जाएगी। तो अगर गोनेडोट्रोपिन की कमी आ जाए, या अगर यानी कि उसकी कमी आ जाए, तो FSH LH की कमी होगी। असल में FSH और LH को गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे में जो वो सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं ना, मेल फीमेल वाले, यानी कि मेल में अगर ये हार्मोन कम हो गए तो मेल वाले कैरेक्टर नहीं आएंगे,
फीमेल में कम हो गए तो फीमेल वाले कैरेक्टर नहीं आएंगे। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो बच्चे की बॉडी नहीं बढ़ेगी, TSH में हाइपोथायरायडिज्म होगा और ACTH में एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन की कमी हो जाएगी। ठीक है, कॉजेज देख लीजिएगा और वो आपको बताया गया है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट जो है वो मेलेनिन होते हैं, ठीक है, जो बच्चों में कलर वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। जब ये कम हो जाए तो बच्चों में पिगमेंटेशन यानी स्किन कलर वाइट होना शुरू हो जाता है, जिसको अल्बिनिज्म हम कहते हैं। बहुत ज़्यादा ना हो, बिल्कुल ही ना हो तो अल्बिनिज्म होगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा हाइपर पिट्यूटरिज्म है। हाइपर पिट्यूटरिज्म में ये हार्मोन सारे के सारे बढ़ जाएंगे और ये जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, इसको उल्टा कर लो। तो जब ये हाइपर है तो सारी की सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी और हार्मोन वगैरह ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड पीस इज कंप्लीट। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। सो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा और सबका पास होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।